हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज मैं आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारा जीएस पेपर 2। आपको पता है 24 फरवरी 2022 से एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई जिसे हम बोलते हैं रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। 2025 में ट्रंप के आने के बाद से थोड़ी सी उम्मीद नज़र आ रही है कि फाइनली शायद 3 साल बाद ये कन्फ्लिक्ट अब ख़त्म होने वाली है। इसका कोई ना कोई एक नियर बाई एंड आपको देखने को मिलने वाला है और वही आज का हमारा वीडियो भी रहने वाला है, दैट इज़ एंड गेम इन यूक्रेन, ट्रम्प्स प्लान टू एंड पुतिन्स वॉर। जो वॉर पुतिन ने शुरू की थी उसे ट्रंप किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। मूविंग ऑन, इस तरीके से कुछ मीडिया में इसे कवर किया गया है, लेकिन हम डायरेक्टली मूव करते हैं इसको जिस तरीके से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। रशिया में जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसे लगभग 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से यूक्रेन तबाह होता हुआ दिखता है। रशिया भी वीकन पड़ चुका है और यूरोप भी आपको हिस्सों में टूटा हुआ दिखता है। यूरोप को भी अब नहीं समझ में आ रहा है कि वेदर दिस वॉर शुड कंटिन्यू और नॉट, क्योंकि उनके लिए भी फ़ायदा इसी में है कि ये वॉर ख़त्म हो जाए। बहुत सारी कैजुअलिटीज़ के बाद अभी भी आपको पीस एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कुछ इस डायरेक्शन में काम करते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन शायद तस्वीर बदलने वाली है। 3 साल हो चुके हैं वॉर के, स्टेलमेट है, डायनेमिक शिफ्ट हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं उनके बारे में एक बार देखते हैं। कन्फ्लिक्ट को अगर इवोल्यूशन किया जाए, इसका मतलब बेसिकली किस तरीके से इवॉल्व हुई है ये विद टाइम, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ शुरुआत हुई थी एक इन्वेजन प्लान की तरह। रशिया को लगा था कि मैं यूक्रेन के अंदर एंटर करूंगा, यूक्रेन को एनेक्स करूंगा और ये वॉर हो जाएगी ख़त्म। लेकिन आज 3 साल बाद भी रशिया भी वहाँ स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है और ये कन्फ्लिक्ट कम होने का नाम नहीं ले रही। रेदर देन आपको प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, नॉट जस्ट फॉर रशिया एंड यूक्रेन बट फॉर द रेस्ट ऑफ द ग्लोबल इकॉनमीज एज वेल। ये जो इन्वेजन प्लान था ये एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर में बदल गया था, जिसकी वजह से यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और ग्लोबल इकॉनमीज में भी एक मेजर रिसेशन आता हुआ दिखा था। ग्लोबल सप्लाई चेन्स आपको बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट होते हुए दिखे थे, चाहे वो वीट की बात हो चाहे वो ऑयल की बात हो। अगर प्रेजेंट बैटलफील्ड सिचुएशन की बात की जाए तो आज की डेट में रशिया जो है वो लगभग 1/5 ऑफ द यूक्रेन को कंट्रोल कर रहा है। मतलब अगर यूक्रेन का इतना साइज है तो उसका लगभग 1/5 हिस्सा जो है आपको वो रशिया के कंट्रोल में आता हुआ दिख गया है। और वो ऐसा कर पाया है अपनी न्यूक्लियर थ्रेट को लेवरेज करके। बार बार उसके पास यही रहता है, किसी भी तरीके से अगर थर्ड पार्टी ने यूक्रेन को बचाने की कोशिश करी तो जो न्यूक्लियर वाला पर्सपेक्टिव है रशिया उसे यूज़ करने में हिचकिचाएगा नहीं, जिसकी वजह से आज भी 1/5 ऑफ द यूक्रेनियन टेरिटरी रशिया अपने कंट्रोल में ले चुका है। पीस एफर्ट्स की हमें कोई ज़्यादा देखने को मिले नहीं, पीस के डायरेक्शन में बात होती हुई नहीं दिखी, काम होता हुआ नहीं दिखा। ये एक मिन्स्क अकॉर्ड्स हैं, पूरी तरीके से इन्हें इग्नोर कर दिया गया था। मिन्स्क अकॉर्ड है क्या? देखो 2014 के अंदर ना ऑलरेडी जो रशियन रिबल्स हैं और जो यूक्रेनियन फोर्सेस थी उनके बीच में लड़ाई चल रही थी। मतलब बेसिकली यूक्रेनियन फोर्सेस और रशियन रिबल्स ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर लड़ रहे थे। इनको पूरी तरीके से रशिया जो है वो सपोर्ट करता था, रशिया की सेंट्रल फोर्सेस सपोर्ट कर रही थी। 2014 में मिन्स्क वर्क अकॉर्ड साइन की गई, लेकिन 2022 में ये एक्सपायर हो गई। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि रशिया ने सीधे क्या कर दिया, यूक्रेन को एनेक्स करने की कोशिश करी, यूक्रेन को इन्वेड कर दिया। ये जो साथ के साथ मिन्स्क अकॉर्ड तो पूरी तरीके से इग्नोर कर ही दी गए 2022 के बाद, जिसके जब ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है। साथ के साथ आपको जो इंटरनेशनल मीडिएशन एफर्ट्स थे वो भी काफ़ी लिमिटेड ही देखने को मिले। सब अपने जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस को अचीव करने में लगे रहे और यूक्रेन पिटता रहा। अगर जियोपॉलिटिकल रियलिटी देखा जाए तो इससे ये भी समझ में आया कि जो वेस्ट की जो प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी है, जो रशिया को वीक करने के लिए काम करते हुए दिखती है सिंस द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, वो अभी भी फंक्शन कर रही है। और यूक्रेन को जो कंटिन्यूसली वैसे सपोर्ट मिल रहा है वही एक मेजर कारण है जिसकी वजह से ये रिजॉल्व नहीं हो पा रही है। अब आज की डेट में अगर कोई पीस डील साइन होती है वो डायरेक्टली इसलिए डिपेंड करेगी कि यूएस और रशियन गवर्नमेंट के टेबल पे बैठ के इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर ये दो देश अगर तैयार नहीं होते हैं तो ये वॉर आपको और ज़्यादा खिंचती हुई दिखेगी। अभी इसका सॉल्यूशन आपको सामने आता हुआ नहीं दिखेगा। अगर ट्रंप का इम्पैक्ट देखा जाए, ये जो पीस टॉक होने वाली हैं यूरोप में, इसमें ट्रंप के अगर इम्पैक्ट की बात की जाए, उसके इन्फ्लुएंस की बात की जाए, तो ट्रंप को ऑफिस में वापस आना और यूएस की फॉरेन पॉलिसी में चेंज आना, ये दोनों साथ में आए हैं। यूएस ट्रंप ने थोड़ी सी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनी अपनाई है, थोड़ा सा रेसिप्रोकल अप्रोच अपनाई है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ट्रंप चाहता है
कि वो इकोनॉमिक कोअर्शन को फेवर करे और डायरेक्ट डिप्लोमेसी पर डिपेंड करे, रैदर देन के 10 कंट्रीज़ को लेके बैठें, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ उतने ज़्यादा कम चांसेस हैं कि आप किसी कंसेंसस पे पहुंच पाओगे। तो ट्रंप चाहते हैं कि डायरेक्ट डिप्लोमेसी करें, सीधे सीधे रशिया और यूएस बैठ के बात करें और इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर है, एक रियलिस्टिक लीडर है, एक बेसिकली हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकलिटी, एक प्रैग्मेटिक लीडर है ट्रंप। तो शायद पुतिन के साथ बैठ के ये चीज़ वो रिजॉल्व करते हुए बेटर तरीके से दिखेंगे वन कंपेयर टू दी प्रीवियस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर पीस फ्रेमवर्क की बात की जाए, ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका रिजोल्यूशन आए, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी लर्निंग्स मिल चुकी हैं उन्हें अफगानिस्तान से। जब अफगानिस्तान में हमें डिलेड विड्रॉल देखने को मिला था यूएस फोर्सेस का, तो यूएस को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था और यूएस की जो एक जियोपॉलिटिकल हेजेमनी पर्सपेक्टिव हम बोलते हैं उस पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखा था। ट्रंप नहीं चाहता है कि किसी और किसी और की वॉर की वजह से उसके इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं, जो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो आपको लूज आउट होते हुए दिखें, वो ड्रेन होते हुए दिखें। एक रियल पॉलिटिक अप्रोच देखने को मिल रही है। बेसिकली हम वही बोल रहे हैं, एक रियलिस्ट लीडर है ट्रंप, तो रियल पॉलिटिक अप्रोच वही है। इसलिए वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि डायरेक्टली यूएस और रशिया को डील करना चाहिए और बाकी स्टेक होल्डर्स को फिलहाल के लिए साइड में रखना चाहिए। एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है हमें इसके बाद। हमें उम्मीद है कि एक ऐसी ट्रीटी साइन की जाएगी जो याल्टा कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी और जो वर्सलिस हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। एक ऐसा सेटलमेंट देखने को मिलेगा जिससे आपको नए स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस भी पिक्चर में आते हुए देख सकते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज को विन विन सिचुएशन नजर आए, यूएस को भी एज वेल एज रशिया को भी। अगर पीस के टर्म्स की बात की जाए कि यूक्रेन के अंदर जो पीस हमें सस्टेन करना है, मेंटेन करना है, उसके टर्म्स क्या हो सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, उम्मीद है कि यूएस अब यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप के लिए पुश नहीं करेगा, क्योंकि ये एक मेजर इशू था। आप नेटो मेंबरशिप को रशिया के बिल्कुल बॉर्डर पे ले आओगे, मॉस्को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को डायरेक्टली चैलेंज करोगे, थ्रेट दोगे, तो रशिया इन्वेड करेगा ही करेगा। तो उम्मीद है कि यूएस अब यूक्रेन की जो नेटो मेंबरशिप की क्लेम है या जो वेस्ट पुश कर रहा है या नेटो में ऐड करने के लिए यूक्रेन को, उसे साइडलाइन कर दिया जाएगा। और जो प्री 2014 वाले बॉर्डर से जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था, उसको साइडलाइन करके शायद क्रीमिया के एनेक्सेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जिससे दोनों को ऐसा लगे कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, रशिया यूक्रेन वॉर भी कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, और जो क्रीमिया का एनेक्सेशन था उसे भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया जाए बाय यूएस, जिससे रिलेशनशिप को थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जा सके दोनों मेजर पावर्स के बीच में। अगर रशिया के गेन की बात की जाए तो आज भी 4 ईस्टर्न ब्लॉक्स जो हैं वो अभी भी रशिया कंट्रोल करता है, लेकिन वो उनके ऊपर नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो सकता है, पर उसके बदले में उसे चाहिए होगा कि जितने भी सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया के ऊपर उन्हें हटा दिया जाए, जिससे रशिया वापस से ग्लोबल इकोनॉमी के साथ अपने आप को जोड़ सके, इंडिया, चाइना और बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ अपना ट्रेड वापस कंटिन्यू कर सके, अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ वापस एंगेज कर सके। सिक्योरिटी चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। रशिया पूरी तरीके से अपोज करता है कि कोई भी पीस कीपिंग ट्रुप्स, यूएन पीस कीपिंग जिसे हम बोलते हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज आपको यूक्रेन के अंदर नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये यूक्रेन की सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा, और जो सिक्योरिटी गारंटीज रशिया को मिलनी चाहिए फ्रॉम द यूक्रेनियन पर्सपेक्टिव, कंसिडरिंग द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, वो थोड़ा सा आपको और कॉम्प्लेक्स होती हुई दिख सकती हैं। इसलिए रशिया डू नॉट सपोर्ट कि किसी भी तरीके से पीस कीपिंग ट्रुप्स जो हैं आपको वो यूक्रेन के अंदर एस्टेब्लिश या फिर स्टेशन होते हुए दिखें। रियाद टॉक्स की तरह में मूव करना है, इसका मतलब ये है कि यूएस पूरी तरीके से यूरोप को बाईपास करना चाहता है और सऊदी अरेबिया को एक मेजर रोल प्रोवाइड करना चाहता है मीडिएटर की तरह, और इसलिए जो टॉक्स हो रही हैं बिटवीन पुतिन एंड ट्रंप वो आपको रियाद में होती हुई दिख रही है, सऊदी अरेबिया में होती हुई दिख रही हैं, जिससे थोड़ा सा यूरोप को साइडलाइन होना पड़ा है और यूरोप की जो दिक्कतें हैं, यूरोप की जो इनसिक्योरिटी है वो थोड़ी सी और आपको बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि अब तक हम एक यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड में जीते हुए आ रहे थे, लेकिन दुनिया अब थोड़ी सी शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स दी अदर पर्सपेक्टिव। जो ग्लोबल साउथ है उसकी रेलेवेंस आपको बढ़ती हुई दिख रही है, और रशिया पूरी तरीके से उसे यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा था। यूएस ऐसा नहीं चाहता है कि वो जो हेजेमनिक पर्सपेक्टिव है वो इतनी जल्दी और इतनी ईजिली ट्रांजिशन कर जाए और यूएस आपको वीक पड़ता हुआ दिखे। एक्सपेक्टेड आउटकम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें उम्मीद है कि पहले सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया जाएगा कि भाई लड़ाई बंद करो सबसे पहले, तो उसके बाद एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है वो जो प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन हो वो नेसेसरीली फेयर हो। किसके लिए? स्पेशली यूक्रेन के लिए। देखो, यहाँ भी यूक्रेन फंसेगा, यहाँ यूक्रेन अगेन जो बोलते हैं ना सुपर पावर की राइवलरी में एक छोटा देश फंस जाता है, यूक्रेन के साथ वही हो रहा है। और अब जब ये एग्रीमेंट होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखने को मिलेगा वो यूक्रेन को ही देखने को मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी नहीं है पीस डील फेयर होती हुई दिखे। यूरोप की प्रॉब्लम बढ़ती हुई जा रही है, यूरोप डिसहरे में है, यूरोप कंफ्यूज्ड है, यूरोप की इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? रशिया के एग्रेशन के बढ़ने के बाद से और जो अभी ट्रंप के आने के बाद से जो अमेरिकन हॉस्टिलिटी देखने को मिल रही है यूरोप की तरफ, तो वो डिप्लोमेटिक
जो सॉल्यूशंस यूरोप उम्मीद लगा के बैठा था उनकी उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है, जिसमें यूरोप को भी सेंट्रलिटी प्रोवाइड की जाए। आज की डेट में यूएस और रशिया अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे और यूरोप को भी साइडलाइन कर दिया गया है, इसलिए यूरोप के अंदर भी आपको एक पैनिक देखने को मिल रहा है। लीडरशिप जो है वहाँ आपको एक क्राइसिस में देखने को मिल रही है, चाहे वो फ्रांस के मैक्रोन हो, चाहे वो यूके के स्टारमर हो, चाहे वो जर्मनी के न्यू चांसलर हो। वो अपनी अर्जेंट विजिट चाहते हैं वॉशिंगटन के लिए, जिससे वो अपनी कंसर्न्स को, अपने स्टेक होल्डिंग को भी सामने रख सकें, टेबल पे रख सकें, अपने इंटरेस्ट को भी अचीव करने के लिए बेसिकली ट्रंप से बातचीत कर सकें। जेलेंस्की को कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया गया है। सोचो, जिसका देश है उसी से बातचीत नहीं की जा रही है। ट्रंप ने कंप्लीटली डिसमस कर दिया है कि जेलेंस्की को नेगोशिएशंस का हिस्सा नहीं बना जाएगा, जबकि देश भी उसी का है। वो यूएस की फाइनेंशियल डिमांड्स भी हैं। ट्रंप चाहता है कि जितना भी वॉर एड प्रोवाइड किया गया है यूक्रेन को, उसका रीपेमेंट चाहिए अब यूएस को। इसका मतलब जो यूक्रेन के अंदर जो स्ट्रेटेजिक मिनरल रिजर्व्स हैं, ट्रंप उन पर नज़र गड़ा के बैठा है और इन द नेम ऑफ रीपेमेंट ऑफ द वॉर एड वो यूक्रेन के रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में या फिर उन्हें यूटिलाइज करने की कोशिश कर सकता है। जियोपॉलिटिक्स एंड ट्रांजैक्शंस, ट्रंप की जो अप्रोच है वो उनके जो पास्ट आइडियाज़ हैं, जहाँ भी उन्हें स्ट्रेटेजिक टेरिटरीज देखने को मिल रही हैं, जहाँ भी उन्हें अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनानी है, चाहे वो ग्रीनलैंड को बाय करना हो या फिर वो पनामा जैसे स्ट्रेटेजिक रूट्स को कंट्रोल करना हो, ऐसे ही आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है कि ट्रंप अपने यूएस को स्ट्रेटेजिक लॉस हुए बिना कि कराए बिना चाहते हैं कि ऐसे निष्कर्ष पे पहुँचा जाए जहाँ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी बेटर हो और साथ के साथ ये जो टसल है उसमें यूएस अपनी रिसोर्सेज ड्रेन ना करे और अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करके थोड़ा सा प्रोटेक्शनिस्ट के साथ साथ इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाए, उनके फौजियों को, उनकी फोर्सेस को ज़बरदस्ती सफ़र ना करना पड़े, ना ही उनके खजाने को या फिर उनके ट्रेजरी को। अगर ग्लोबल रीअलाइनमेंट की देखा जाए तो यूएस को एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने को मिला है। यूएस बिल्कुल चाहता है कि यूक्रेन वॉर किसी भी तरीके से यूएस रशिया टाइज को वापस नॉर्मलाइज कर दे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो टेंशन बढ़ते जा रहे हैं चाइना के साथ, उसकी वजह से रशिया चाइना बॉन्ड भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखो, यूएस की दुश्मनी, रशिया से यूएस की दुश्मनी, जो यूएस को चैलेंज कर रहा है डायरेक्टली वो चाइना है। तो ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से आपको रशिया और चाइना का बॉन्ड जो है वो बहुत तेज़ी से स्ट्रांग होता हुआ दिखा। अब बिल्कुल ट्रंप चाहते हैं कि इस डिप्लोमेटिक एफर्ट के थ्रू यूएस और रशिया के रिलेशंस बेटर किए जाएँ और रशिया और चाइना के बॉन्ड को वीकन किया जाए। और ये कुछ वैसी ही स्ट्रैटेजी है जो रिचर्ड निक्सन ने अपनाई थी 1960s, जब चाइना को रशिया से दूर करने की कोशिश की गई थी, जिससे एक कम्युनिस्ट नेशन दूसरे कम्युनिस्ट नेशन के अगेंस्ट खड़ा कराया जा सके। इकोनॉमिक रिलीफ भी मिल सकता है, पूरी दुनिया के लिए है ये बात। जैसे ही वॉर एंड होगी तो थोड़ा सा एनर्जी मार्केट, जो ऑयल मार्केट्स हैं, वो थोड़े से स्टेबलाइज होते हुए दिखेंगे। जो वीट वाला पर्सपेक्टिव जिससे हम ब्लैक सी कॉरिडोर से कनेक्ट होते हुए दिखते हैं, वो चीज़ आपको फूड सप्लाईज थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती हुई दिखेंगी। और जो कंट्रीज़ के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है इन सब क्राइसिस की वजह से, वो भी आपको नॉर्मलाइज होता हुआ दिख सकता है। अब फ्यूचर अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, अभी भी नहीं पता है कि इवेंचुअली क्या होने वाला है। उम्मीद है कि जो रियाद में नेगोशिएशंस हैं वो लास्टिंग पीस को सस्टेन कर पाएंगे और जो कन्फ्लिक्ट है यूएस और रशिया के बीच में इन द नेम ऑफ रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, जिससे हम एक नॉर्मलसी की तरफ मूव कर सकें, ग्लोबल ऑर्डर एक नॉर्मलसी की तरफ मूव कर सकें। इस सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपके सामने एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट। रशिया यूक्रेन वॉर हैज लेड टू जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स, economic disruptions, and diplomatic realignments. Analyze the role of major powers in shaping the conflict's strategic trajectory and discuss the potential impact of the US-led peace settlement under Donald Trump. इसको प्लीज़ ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जितना भी मटेरियल आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराया गया है, दैट इज़ मोर देन इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे। मिलता हूँ आपको एक और अगले नेक्स्ट और अच्छे से टॉपिक के साथ जो आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज चहल अकेडमी। हैव अ गुड डे।